अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असरार मलिक अपने नए शो के साथ। अगरचे सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर 12 जुलाई के फैसले के हवाले से वज़ाहत जारी कर दी है, लेकिन आप देख रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से आइनी तरमीम का बिल जो है वो आज टेबल होगा। आज बरोज़ इतवार को वो बिल जो है वो हुकूमत ने अपनी सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। इतलात ये हैं कि मौलाना फजल रहमान अगर सपोर्ट भी करें हुकूमत को तो फिर भी नेशनल असम्बली और सेनेट में तीन तीन मेंबरान चाहिए होंगे। अब तीन मेंबरान क्योंकि एक तो ये है कि चेयरमैन सेनेट और स्पीकर नेशनल असम्बली, ये दोनों वोट इनके ये डाल नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते और इनके वोट काउंट नहीं होंगे। तो फिर ये है कि तीन वोट नेशनल असम्बली से कहाँ से आएंगे? क्या जो पीटीआई के लोग जिनको सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर चुकी है उनको शामिल किया जाएगा? क्योंकि कुछ पीटीआई के दोस्तों को शक है कि हमारे 4-5 लोगों पे बड़े अरसे से काम हो रहा था और लोग कुछ गायब भी हैं, तो मे भी वो जो है वो वोट दें। अगर ये होता है तो वैसे इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि 63A अप्लाई होगा, वोट काउंट नहीं होगा। लेकिन अब कर क्या रहे हैं कि 63A के हवाले से भी आईनी तरमीम की जा रही है कि वोट काउंट होगा और मे भी वो डी सीट भी नहीं होंगे। ये इस तरह की बात भी हो रही है कि 63A में इंटरप्रिटेशन अमेंडमेंट भी सजेस्ट की गई है। तो अब देखना है कि सेनेट में जो तीन बंदे या दो कम है वो कौन होंगे। अख्तर मेंगल साहब कह रहे हैं कि उनके दो सेनेटर हैं, उन पर बड़ा दबाव है, तो क्या पता कहीं उनके दो सेनेटर वोट दे दें या जो भी। तो अब देखना है कि वो दो तीन तीन जो नेशनल असम्बली और सेनेट में जो नंबर चाहिए वो कौन कौन होंगे। दूसरा ये देखें कि इतना यानी एक अदलिया एक हाईली इंडिपेंडेंट और सीलियंट फीचर में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का जिक्र है। और पाकिस्तान में अगर आप देखें मुकन्ना हुकूमत, इंतज़ामिया और अदलिया, ये तीन सतून हैं। अब इन सतून में से अगर एक को ख़त्म कर दें तो रियासत नहीं चल सकती, रियासत के तीनों सतून हैं। अब ये जो अमेंडमेंट जुडिशल पैकेज के ज़रिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आ रही है, बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये इसका मकसद ये है कि अदलिया को कंट्रोल किया जाए। और ये बड़े अरसे से ख्वाहिश थी और ये ड्राफ्ट कभी हर दफ़ा हर 2 साल बाद जो है ये सुनने में मिलते थे कि जी अदलिया के हवाले से सिर्फ कुछ चीज़ें आ रही हैं। अब जो ये बताया जा रहा है कि उमर अता बंदयाल साहब के दौर में ही जो है वो ये जुडिशल पैकेज या कहें या जुडिशरी में रिफॉर्म या जुडिशरी में अमेंडमेंट आइनी तरामीम के हवाले से जो है वो बिल ड्राफ्ट हो रहा था और ये बड़े अरसे से था। इसको रोक इस वजह से गया कि 6 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख़त लिख दिया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को और वो उस वजह से थोड़ी सी मसला हुआ। चीफ जस्टिस काजी फैसा कहते थे, अब आपको अंदाज़ा होगा कि चीफ जस्टिस काजी फैसा क्यों 6 जजेस के ख़त पे ज़्यादा उनको वो खुश नहीं थे, या वो क्योंकि वो सारा प्लान उस वक्त अप्रैल मई में ये सारा कुछ होना था, तो वो उस ख़त की वजह से मसला बना। फिर 12 जुलाई में अब जैसे मंसूर अली शाह पे गुस्सा क्यों है कि उन्होंने वो सारा प्लान उसको जो वो रोका है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक पार्लियामेंट जो है वो यानी इस मार्जिन के साथ अमेंडमेंट कर रही है और उस पार्लियामेंट पे भी बड़े सवालात हैं। जनवरी 13 का फैसला उसमें आप देखें तो इलेक्शन कमीशन का जो रोल है उसने उसकी इंटरप्रिटेशन जो भी कहें या इंटरप्रिटेशन जनवरी 13 की करके एक पार्टी जो लार्जेस्ट पार्टी थी उसको एलिमिनेट किया और उनको मखसूस नशिस्तों से भी महरूम किया। उसके बाद 2/3 जो है वो मखसूस नशिस्तों को महरूम करके आई। उसके बाद हम देखते हैं कि जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल थोड़े एक्टिव होते हैं तो हुकूमत इलेक्शन कमीशन को एम्पावर कर देती है कि जी आप रिटायर्ड जो वो जजेस को अपॉइंट करके करें, क्योंकि वो जैसे तारिक जंगीरी जिस तरह कर रहे थे तो ट्रिब्यूनल वो सस्पेंड भी मैंने कर सकते थे। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि हुकूमत हो, इलेक्शन कमीशन हो और सुप्रीम अदलिया का भी एक हिस्सा हो, मुनासिब नहीं है नाम उन जजेस का, सबको मालूम है। इनका अगर आप देखें जनवरी से ले के अब जो है ये सितंबर है, इस तक आप देखें कि किस तरह एक दूसरे को इन्होंने यानी मुख्तलिफ़ चीज़ों में जो है वो आप कहें बैक किया है।
जनवरी 13 जैसे मैंने बताया कि उससे पहले दिसंबर का फैसला इलेक्शन कमीशन का था कि पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं हुई है और ये पार्टी सिंबल इनसे छीन लिया गया, इवन पार्टी को प्रैक्टिकली एलिमिनेट कर दिया गया। वो फैसला पेशावर हाई कोर्ट ने रिवर्स किया। चीफ जस्टिस काजी फैसल ने इलेक्शन कमीशन को रेस्क्यू किया और फिर उसी तरह जो प्लानिंग थी कि इलेक्शन होंगे तो माइनस पीटीआई होंगे, तो वही हुई। फिर लेवल प्लेइंग फील्ड में जजमेंट जैसे मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 जैसे सरदार तारिक जैसे अतर मिनल्ला एक बड़ा ऑर्डर पास करते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, उसकी कंटेम्प्ट आती है, काई साहब अपने पास लगा लेते हैं। हालांकि होना ये चाहिए था कि सरदार तारिक या जैसे मंसूर अली शाह जैसे अतर मिनल्ला जो आथर जाए थे उनके पास होता, काई साहब ने अपने पास लगाई, लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं मिली। उसके बाद अब देखते हैं कि जब नंबर कम थे तो रिकाउंटिंग में इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से 3 एमएनए नून लीग के जीते हैं रिकाउंटिंग में और डबल ठप्पे लगे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले रिकाउंटिंग वाले सेटिसाइड किए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि इलेक्शन कमीशन के फैसले बहाल कर दिए काजी फैसल साहब बेंच की सरबराही का। तो अब ये अंदाज़ा लगाएं कि क्या हो रहा है। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो हाईली इंडिपेंडेंट जजेस को इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मेंबर बनाते हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल अपॉइंट करते हैं, वो उनकी फंक्शनिंग रोक दी जाती है। आप बताएं अगर वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो 8 हैं पंजाब में काम करते जैसे तारिक जहांगीरी करते, ये 150 के करीब पिटीशन थी, क्योंकि पीटीआई का क्लेम है कि नून लीग सिर्फ पंजाब में 19 सीटें जीती। फॉर्म 45 उनके पास हैं, वो कहते हैं फॉर्म 45 में हम ये इनके पास जो है हमारे बंदे जीते हुए थे तो इनको जिताया गया, ये उनका एक है मामला। और जिस तरीके से पीटीआई इलेक्शन इस आपने देखा होगा कि 12 जुलाई के बाद जो सुप्रीम कोर्ट यानी कि फैसले पे जो रिएक्शन दिया नून लीग से, वो भी बड़ा वाज़ेह था कि उनको ये ख़तरा हुआ कि जी ये जो अगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल आज़ादाना काम शुरू किए तो हालात ख़राब हो जाएंगे। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरीके से चीज़ें चलती रहीं और ये जो है वो इन चीज़ों को आप कैसे फरामोश कर सकते हैं कि अब जो जुडिशल पैकेज आ रहा है उसके बेनिफिशरी भी हुकूमत है, इलेक्शन कमीशन जो है वो उसका फ़ायदा उसको भी होगा, और मेन पर्पज़ जो है वो जुडिशरी को कंट्रोल करना है। अब जुडिशरी के हवाले से जो रिफॉर्म आ रही हैं, एक तो ये 63A के हवाले से कहा, फिर ये कहा कि जी 5 जजेस का पैनल आएगा, उनमें से कोई चीफ जस्टिस बनेगा। लोग जस्टिस अमीनुद्दीन खान के बारे में कहते हैं, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं जस्टिस जमाल मंदोखेल के बारे में नून लीग को बहुत ज़्यादा है कि जी उनको बनाया जाए। और मंदोखेल साहब को कुछ ये भी उनके करीबी लोग कहते हैं कि जी मंदोखेल साहब तो बड़े सीनियर थे, उनकी सीनियरिटी आगे पीछे हुई, तो मंदोखेल साहब को ज़्यादा चांस है। और काई साहब की भी ये होगी कि अगर मैं नहीं तो मंदोखेल साहब को बनाया जाए। अमीनुद्दीन साहब के लिए नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अमीनुद्दीन साहब से ज़्यादा वो फिर मंसूर अली शाह की तरफ ही मामला जाएगा। लेकिन जो और काम होने वाला है, ये सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनने जा रही है, पैरेलल एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, उसमें जजेस की जो अपॉइंटमेंट नहीं होगी, 3-3 साल के जज अपॉइंट होंगे। अब जो ये कहा जा रहा है कि जी जजेस की एज जो है वो 65 से 68 नहीं की जा रही, और काई साहब बड़े यानी कॉन्फिडेंट है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के सरबराह होंगे? क्योंकि ये हो नहीं सकता कि काई साहब की जो खिदमात हैं इस निज़ाम के लिए, या जो उन्होंने कहें कि जी एक तरफ आप कह सकते हैं कि उन्होंने आइन के टैक्स के साथ खड़े रहे हैं, ये पीटीआई नून लीग के वर्कर सपोर्टर से पूछें तो वो ये कहेगा, पीटीआई वाले कहेंगे कि निज़ाम और मौजूदा सिस्टम को उन्होंने आउट ऑफ द वे चीज़ों को संभाला वो प्लान के ज़रिए। ये दोनों चीज़ें जो भी हों, लेकिन काई साहब को अब ये नहीं हो सकता कि वो बिल्कुल यानी ऐसे ही घर भेज दिया जाए। उनको अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का भी सरबराह बनाया जा सकता है। अगर 65 से 68 साल एज होती है तो फिर वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ही रहेंगे। तो और अगर ये 5 जजेस जैसे मैंने बताया, तो इसमें मंदोखेल साहब भी आ जाएंगे और अमीनुद्दीन खान साहब भी, क्योंकि याह्या अफरीदी साहब पे इंडिपेंडेंट जज का मसला। अब याह्या अफरीदी किसी सूरत में भी कोई ये नहीं कह सकता कि जी वो नून की तरफ से हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ से हैं, पीटीआई की तरफ से हैं, एनपी की तरफ, वो कोई किसी। लेकिन याह्या अफरीदी साहब का मसला ये है कि वो इंडिपेंडेंट हैं थोड़े, तो वो ऐसा जज भी अफोर्डेबल नहीं है जो है वो जिसकी पोस्चर ये हो कि वो इस तरीके से चले। तो ये जहांगीरी और फिर याह्या अफरीदी साहब के ये भी है कि जब उनको कोई बना दिया जाए तो वो फिर ऐसा वो चीज़ें उठा के फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है ये जो भी
तो ये फिर वो कहेंगे जी मंसूर अली शाह का यानी वो चीफ जस्टिस बनना हक बनता है, और इस तरह को ऑर्डर ना कर दें कि जी मंसूर अली शाह पहले चीफ जस्टिस बने। तो अब ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म की एक यानी आप कह सकें हुकूमत की तरफ से एक मूव हुई है, और पहले शायद ही कभी हुई हो अदलिया के हवाले से। और इसका क्रेडिट हुकूमत को चीफ जस्टिस काजी फैसल को देना चाहिए जो भी हो रहा है। और हो क्या रहा है जी, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी। और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी जैसे मैंने बताया कि ये पार्लियामेंट जैसे मर्द वजूद से में आई और जो जिस तरीके से हो रही उसको कैसे आप यानी इग्नोर कर सकते हैं। अब इन हालात में मेरा ख्याल है कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होने जा रही है ये चैलेंज तो होगी, लेकिन उससे पहले कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद भी बढ़ाई जाएगी काई साहब को, क्योंकि सबको वादे पता है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद जो ये है इसमें काई साहब मिनार्टी में है। और ये आज सबको हैरानगी हुई कि ये 8 जजेस के साइन के साथ जो क्लैरिफिकेशन जारी हुई, कोई ये अगर ये जज जो है ये क्लैरिफिकेशन पे साइन कर दिया तो इसका मतलब है ये रिव्यू में भी है साइन करेंगे। और बड़ी हिम्मत है, दाद देनी चाहिए जैसे मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस इरफान सादात और जस्टिस हसन रिजवी को। देखिए ये जो दूसरे 5 जजेस हैं इनके हवाले से तो चलें जो भी है, ये जो तीसरे 3 जजेस हैं इनको तो पहले दिन से ही जो है वो फोकस हुकूमत की तरफ से है कि इनको कन्विंस किया जाए किसी तरह से भी आर्गूमेंट से जो, तो वो जो है इनका अभी तक खड़े रहना ये कोई आसान बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो अब ये जो जुडिशल पैकेज आए, अदलिया को कम से कम एक कंट्रोल और कंट्रोल जमहूरियत होगी, फिर मीडिया को भी यानी ठिकाने लगाया जाएगा या जो भी उसको भी कंट्रोल किया जाएगा। मीडिया ऑलरेडी भी मेन स्ट्रीम मीडिया है, सोशल मीडिया को भी कंट्रोल हो जाएगा, वकील ऑलरेडी मैनेज हो चुके हैं। तो चीज़ें तो अब ऐसे ही सूरत हाल लग रही है कि अपनी तरफ से हुकूमत ने पूरा जो जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, तो इसमें जो क्रेडिट है वो फिर वो आप देंगे चीफ जस्टिस काजी फैसल को। पूरे से सूरत हाल का क्रेडिट चीफ जस्टिस काजी फैसल को बनता है, जो क्रेडिट बनता है उसको देना चाहिए। और वो ये है कि अगर काजी फैसल साहब थोड़े से भी इन मेजॉरिटी जजेस या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के भाई ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है ये आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को अटैक कर रहे हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 4 में एक लार्जर बेंच जो कॉन्स्टिट्यूशनल और की इंटरप्रिटेशन और लॉ की इंटरप्रिटेशन पे वो बेंच बनाएगा 5 रुकनी, वो एक किस्म का वो ये है दोबारा पैरेलल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने का क्या मकसद है? मकसद ये है कि जी इन जजेस से जान छुड़ाया जाए और नए जज अपॉइंट किए जाए। अब नए जज कौन होंगे ये भी बड़ा मसला है। फिर जजेस की अपॉइंटमेंट जो जहाँ तक मामला है कि पार्लियामानी कमेटी और जुडिशल कमीशन को इकट्ठा किया जा रहा है उस पर कम से कम ये है कि ठीक है चलें, उस वो एक बात है कि जिसमें बात हो सकती है। अब ये आर्टिकल 175 से लेकर 200 या 203 के करीब ये जुडिशरी के मुतल्लिक़ आर्टिकल है, इसमें 20 से ज़्यादा आर्टिकल की तरमीम का पैकेज है। और ये ऐसा पैकेज है जो अभी तक किसी लॉ मेकर के हाथ में नहीं है। लॉ मिनिस्टर के पास होगा मे बी, लेकिन एक जैसे मैंने बताया कि एक सेनेटर साहब ने कहा कि लॉ मिनिस्टर से मैंने पूछा तो उनके पास भी नहीं है पैकेज। तो जो पैकेज इधर पहुंचा नहीं, 18वीं तरमीम में अमेंडमेंट हुई, पार्लियामानी कमेटी एक कमेटी बनी थी रज़ा रब्बानी साहब की सरबराही में, बड़ी लंबी लेंथ थी, उन्होंने मीटिंग की। वो यहाँ जो है जो पैकेज है, अब ये जुडिशल रिफॉर्म पैकेज की कमेटी के गले में डालेंगे जो भी, लेकिन ये कम से कम ये चीज़ें तो होनी चाहिए थी पहले डिलिब्रेशन। अब इतला दिए हैं कि जब ये मुसद्दा है ये कैबिनेट में भी कल होगा अप्रूव, कैबिनेट से हो के फिर ये नेशनल असम्बली में आएगा, फिर ये सेनेट में होगा। लेकिन क्या आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ जो हैं ये तमगा जीत के ये किसको मजबूत कर रहे हैं? अदलिया को अगर कमज़ोर कर रहे हैं। देखिए अदलिया को मेरा ख्याल है कि इस वजह से भी है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमात नून और पीपल्स पार्टी एक पेज पे हैं, तो अदलिया इस वक्त है मामला। तो अदलिया जब इतनी कमज़ोर हो जाएगी तो फिर क्या हालात बनेंगे? मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा मामला है। अल्टीमेट में ये भी लूज़र होंगे किसी टाइम पे भी, क्योंकि अदलिया अगर आज़ाद बाबर सत्तार की मुखालफत PTI ने भी की थी, और आपको याद होगा कि काजी साहब यानी इमरान खान नहीं पसंद करते थे, लेकिन जैसे बाबर जब इंडिपेंडेंट जज होता है तो वो जब कोई भी ज़ेर एताब होता है तो उसको वो रिलीफ देता है। तो आपने देखा होगा कि अभी जैसे बाबर सत्तार के हवाले से PTI का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। देखिए ये मामलात हमारी बड़ी अनफॉर्चुनेट है, ये सिर्फ नून और पीपल्स पार्टी का मामला नहीं है। PTI ने भी ऐसी माजी में हरकतें की। जब आखिर में बात हुई तो इमरान खान ने डिबेट शुरू करा दी, कुछ लोगों ने पिटीशन आ दी कि सदारती निज़ाम आना चाहिए,
वो भी मुनासिब नहीं था। पाकिस्तान में सदारती निज़ाम कैसे चल सकता है? यहाँ फेडरेशन जिस तरीके से सूबों में हालात हैं, मेरा ख्याल है पार्लिमानी सिस्टम ही बेस्ट है। और आइन की सीरियन फीचर में पार्लिमानी सिस्टम को इसी वजह से दिया गया है कि ये मुल्क की बका है इस पार्लिमानी सिस्टम में। फिर जब नो कॉन्फिडेंस की मूव आती है आर्टिकल 95 की, उनको उसको फ्रस्ट्रेट करने के लिए कासिम सूरी से जो रूलिंग दिलवाई जाती है वो बिल्कुल ही गैर मुनासिब थी। वो एक आर्टिकल 95 के प्रोसेस को रोक के और फिर आप असम्बलियाँ डिज़ाल्व कर रहे हैं और फिर गुलजार अहमद को चीफ जस्टिस केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं, फिर अगले इलेक्शन का अनाउंस कर रहे हैं। वो क्या चीज़ थी? वो भी तो ऐसी ही मूव थी ना। बात यह है कि पीटीआई चलें, हम ये हो सकता है जी नई जमात है, उनको भी सीखना चाहिए कि ये सोचें ये नहीं है आइन में इस तरह की। हमने तो उस वक्त कासिम सूरी की रूलिंग की भी मुखालफत की। ये आर्टिकल 95 है जी, ठीक है प्रोसेस है, तो आप यानी आपके ख़िलाफ़ जिस तरह भी बंदे आ गए तो आप दूसरी साइड पे यानी जो थे यानी वो बंदे तो उन्होंने वोट भी नहीं दिए थे, ये जो भी उन्होंने बंदे तो आपके MKM काफ लीग उन लोगों को तोड़ा जब बाप पार्टी को, तो आपके बंदे तो खैर उस वक्त उसमें इस्तेमाल ही नहीं हुए थे नो कॉन्फिडेंस में, उनको तो किया ही नहीं किया था। तो खैर वो चीज़ भी कासिम सूरी की रूलिंग और उसके बाद इलेक्शन का अनाउंस वो भी ठीक नहीं था। और अब जो हो रहा है, अब तो खैर पूरे इंस्टीट्यूशन को जो इस तरीके से उसको यानी आप कह सकते हैं कि अल्दिया को हर लिहाज से कंट्रोल करने की है कि इससे बड़ी अब मैं समझता हूँ कि यानी अदलिया इससे ये जो रिफॉर्म हो जाती हैं तो अदलिया के हाथ पाँव सब कुछ यानी बांध दिए जाएंगे। और काजी साहब मेरा ख्याल है पता नहीं अब उनकी सोच क्या है, किस वजह से है, किससे वो इंतकाम ले रहे हैं जिसकी वजह से वो ये मामला हो रहा है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि काजी फैसल साहब को अपनी इंस्टीट्यूशन के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन जब वो पर्सनल लड़ाई माजरत के साथ हम लोगों में होती है, इंसान जब किसी के साथ पर्सनल हो जाता है तो वो फिर इन चीज़ों में नहीं देखता कि अपने इंस्टीट्यूशन, वो कहता है कि जी मैं नहीं तो फिर ये भी नहीं है। ये एक जो सोच है ये बड़ी ख़तरनाक है। और यानी अगर पार्लियामेंट रिवेंज ले रही है जुडिशरी से तो आप कोई जज खुश होगा? पार्लियामेंट तो नाम पार्लियामेंट करिए। देखें इस निज़ाम में जो भी हो रहा है, जो बड़े बड़े पार्लियामेंटेरियन, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, कल उनसे बात हो रही थी तो उनको तो वो तो परेशान थे इन हालात में। लेकिन हालात ये हैं कि ज़ाहिर बात है जो क़यादतें हैं जमातों की उन्होंने रियलाइज़ कर लिया कि इसी तरह सिस्टम को से चलना है जो भी करना। तो उसमें जो है वो इस जो ये मजबूती हो रही है वो निज़ाम की हो रही है, वो किसी यानी पावरफुल सर्कल्स मजबूत होंगे। मेरा नहीं ख्याल कि इससे जो ये अदलिया के हवाले से रिफॉर्म आ रही हैं तो इससे जो पार्लियामेंट मजबूत हो, किसी सूरत में पार्लियामेंट मजबूत नहीं होगी, ये कुछ और होगा। पार्लियामेंट मजबूत शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब जो आपने इनका देखा होगा जो भी, और पंजाब में देखा होगा कि कितने चीफ सेक्रेटरी और IG चेंज हो कर सके हैं, तो उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कितनी एग्जेक्टिव और इससे जो है वो लेजिस्लेचर या असम्बलियाँ मजबूत हुई हैं वो तो नहीं नज़र आया। तो खैर अब देखते हैं कि जो हालात बनते हैं। मेरा ख्याल है कि अमेंडमेंट कल गो थ्रू हो जाएगी, पास भी हो जाएगी, क्योंकि प्लान अब इतना बड़ा प्लान, एक एक पूरी रियासती इदारे पार्टियाँ लगी हुई हैं, पुरानी पार्टियाँ हैं तो पूरे तो कर लेंगे और ये साइन भी में भी कल हो जाए। लेकिन अब उसके बाद देखते हैं कि अदलिया क्या रोल करते हैं, उसके पास क्या कार्ड है। डिटेल जजमेंट है, डिटेल जजमेंट में क्या वो कहेंगे कि जी जो इलेक्शन हुई हैं सेनेट के रिजर्व सीटों में या सेनेट सदर का इलेक्शन, उन पर सवाल उठाएंगे। इलेक्शन कमीशन का जो कंडक्ट है थ्रू आउट, जैसे मैंने बताया, वो बहुत ही सही नहीं रहा, उस पर मज़ीद लिखेंगे या क्या करेंगे। बजाय तो ये लग रहा है कि अदलिया को, और 12 जुलाई का जो फैसला है उससे अब अंदाज़ा होता है कि ये जजेस क्यों 2/3 नहीं चाह रहे थे। उनको अंदाज़ा लग गया था कि ये जो जुडिशल रिफॉर्म पैकेज आ रहा है ये क्या है और क्या इसके अज़ाइम हैं, और मेन पर्पज़ जो है वो है अदलिया को काबू में रखना। मैं समझता हूँ कि अदलिया माजी में इफ्तिखार चौधरी के दौर में अदलिया ने दबाया सारे इदारों को, पार्लियामेंट को भी बहुत ज़्यादा, यानी उनकी प्रोसीडिंग हर चीज़ रेगुलेट की, वो भी मुनासिब नहीं था। जब अदलिया डोमिनेट थी दूसरे इदारों पे, हमने उसको भी क्रिटिसाइज़ किया। इफ्तिखार चौधरी के दौर में लिखे है जो भी आर्टिकल, उस वक्त तो ये बोलने वाला सिलसिला नहीं था, लिखे जो भी कि जी किस तरह जो है ये अदलिया हर मामले में कि जी जो है वो ला में कभी कोई क्या हो रहा है, किसी को
किस तरीके से डी-सीट किया जा रहा है, कभी लेजिस्लेचर को कोई कानून बनता है वो चैलेंज हो गया। साकिब निसार के दौर में भी आखिरी साल यही रहा। तो अब ये है कि बैलेंस तो होना चाहिए ना। बात यह है कि अब पार्लियामेंट को इस्टेब्लिशमेंट की यानी इन जमातों को सपोर्ट मिली है, तो वो क्या अब अदलिया पे चढ़ाई दे दें, ये भी मुनासिब नहीं है। तो बैलेंस बड़ा ज़रूरी है। और यही उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने भी कहा था कि जो है वो ऐसी बात नहीं है कि अब कल जो है जिस तरीके से पार्लियामेंट आई चलें वो तो एक अलग बात है, चलें पार्लियामेंट कहे कि सुप्रीम कोर्ट ख़त्म, अदलिया ख़त्म ही कर दे। क्या कर सकती है ये चीज़? बुनियादी हकूक़ ख़त्म कर सकती है ये अदलिया यानी पार्लियामेंट? नहीं कर सकती। तो ये चीज़ें हैं, अगर ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को अटैक कर रही हैं, उसको कंप्रोमाइज़ कर रही हैं, तो ये सारी चीज़ें रिवर्स होंगी, ओवर स्ट्राइक डाउन होगा। देखते हैं ये जो आज का फैसला है, इससे अब अंदाज़ा हुकूमत भी अंदर से परेशान है कि जजेस जो हैं मेजॉरिटी वो कितने हैं, और उनको भी समझ आए कि बाकी तो फिर हमने ओथ लिए हुए, हम अगर अब इस अदलिया को प्रोटेक्ट ना कर सके तो फिर क्या करें। नौकरियां तो ब्यूरोक्रेट भी, और इनको ज़्यादा से ज़्यादा घर भेजेंगे, तनख्वाह उतनी मिल जाएगी, कंसल्टेंसी ले लेंगे। लेकिन अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना के इनकी सुप्रीम कोर्ट ही ख़त्म तकरीबन एक किस्म की टेक्निकली हो जाएगी, अपीलेट कोर्ट सिर्फ रिवीजन सुनेगी, और ये नीचे से जो कुछ चीज़ें आई तो वो तो उसका फिर क्या है और मकसद क्या है चीज़ों का। और जो पाकिस्तान के फाइनेस्ट जज मुझे बताएं, मंसूर अली शाह जैसे, मुनीब अख्तर, इन यानी हज़ार आप तो इख्लाफ कर सकते हैं, लेकिन इन जैसे कौन से जज जो है फेडरल कोर्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में बिठाएंगे आप? शकूर पराचा साहब में भी हों, और कई वकील भी आगे पीछे हैं, वो हो जाएं, इनको ही अपॉइंट हो सकते हैं मेरा ख्याल है। तो काजी साहब भी क्या पता, क्योंकि काजी साहब जो हैं ये जो कह रहे हैं ना कि यहाँ इनकी एज ना बढ़ाई जाए, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में कहीं ना कहीं तो काजी साहब को कहीं ना कहीं तो लगाया जाएगा। ऐसे हो नहीं सकता। इंशाल्लाह नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।